हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 15 फरवरी और 16 फरवरी को आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर, जो कि आपको एसएससी जीडी में भी जिनका एग्जाम अभी देना है उसके लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछा गया है। तो मैंने, अगर आप मेरा वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, मैंने 2-3 वीडियो में बोला है कि आप 1947 में जो पहला मंत्रिमंडल था उससे पूरे देख लें। प्रत्येक पहला या दूसरा दिन छोड़कर एक मंत्रिमंडल 1947 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल से एक सवाल पूछा ही जा रहा है। एकदम फिक्स सवाल है, ठीक है। मैं 1945 अंतरिम मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1947 का पूछा जा रहा है। तो आज मैंने जो है इसमें सारे जो प्रमुख मंत्री में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसके नाम दे दिए हैं। आप इसको देख लें, आगे की परीक्षाओं में रिपीटेशन भी हो सकता है। अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, फिर भी अगर आपके एक प्रश्न भी बन जाते हैं तो बड़ी बात है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया, जो कि है राजकुमारी अमृता कौर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते ही होंगे, गृह मंत्री थे। उसके साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी भार उनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे पहले 1947 में गठित मंत्रिमंडल में। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री पूछ लिया गया है, कौन थे? शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था डॉक्टर जॉन मथाई को, ठीक है। रक्षा मंत्री हमारे थे बलदेव सिंह, ये प्रश्न भी पूछा गया है। रक्षा मंत्री हमारे कौन थे? बलदेव सिंह। वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेठी, ठीक है, वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेठी। विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, ये तो आप भूलेंगे नहीं, हमेशा चर्चा में इनका नाम रहता है। श्रम मंत्री जगजीवन राम, ठीक है, जगजीवन राम की पुत्री प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर भी बनी थी, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो थी वो जगजीवन राम की ही बेटी थी। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बता दूं कि ये सबसे लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहने वाली महिला मंत्री थी। सीएच भाभा वाणिज्य मंत्री थे। संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे बीएन गाडगिल। तो ये कुछ प्रमुख मंत्रालय थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। आप इसे जरूर देख के जाइए। एक सवाल तो पक्का है इससे, लोकसभा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न था। 2 अलग अलग प्रश्न थे, मैंने एक में ही दोनों को जोड़ दिया है। तो लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो है लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, ठीक है। इसमें कोई राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट या किसी और का नहीं होता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है एक सामान्य सदस्य के रूप में ही अपना शपथ लेता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओथ नहीं लेते हैं, ठीक है। ये भी बात आप जान लें। इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो वो सामान्य जो प्रक्रिया होती है शपथ की उसी तरह से वो लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तो राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो परिवर्तित होता है। सघन माध्यम जैसे पानी से हवा में जाएगा अगर प्रकाश, तो क्या उसका क्या होगा? विचलन या जिस डाइवर्सन जिसको कहते हैं, तो वो अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ये जैसे देखिए, नीचे जो है अगर पानी है, ऊपर हवा है, ये अभिलंब है, ठीक है, समझ रहे हैं। नीचे पानी है, ऊपर हवा है और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये देखिए नीचे जो है ये भाग जो है आपका पानी है जिसे हम सघन माध्यम कहते हैं, और ऊपर जो है हवा है, ये हवा है जिसे ये विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है विचलन उसका? जैसे ये देखिए लाइट है, सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में गई तो इसको क्या इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यहाँ तक तो ठीक है, जैसे ही इसका माध्यम चेंज होता है तो सीधा ना जाके ये इधर डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो अभिलंब है इससे दूर की तरफ भाग जाती है। ठीक इसके उलट जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में आ रही है,
तो ये सीधा ना आके ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी ऐसे आके इधर घूम जाती है। ठीक है, कैसे होता है ये, ऐसे आकर इधर घूम जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ घूम जाती है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी कोई विकल्प तो मेरे पास नहीं मिला, तो मैंने जो भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है उस सारे का वर्णन कर दिया। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। वहीं चंबल और बेतवा जो है उप सहायक नदियां। उप सहायक नदियां इसलिए बोलते हैं कि वो यमुना में, गंगा से मिलने से पहले वो यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बात मैं बता दूं कि बहुत ही आसान प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे थे उसको मैंने संग्रह नहीं किया। जैसे जम्मू कश्मीर का आर्टिकल लगातार पूछा जा रहा है 370, चिल्का झील के बारे में पूछा गया कहाँ है। ठीक है, इस तरह के जो आसान प्रश्न लगातार पूछे ही जा रहे हैं, मैंने उसे शामिल नहीं किया। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के चादौली जिला में। ठीक है, गोल्फ के मारने वाली गोल्फ की बॉल को जिससे हम स्टिक से मारते हैं उसका क्या नाम है? तो उस स्टिक्स को हम कहते हैं गोल्फ क्लब कहलाता है। ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, सूरत अधिवेशन नहीं था, 1907 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन पूछा गया था, तो मैंने उसमें सूरत जोड़ दिया, ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? ये रिपीटेड प्रश्न है। 1924 में बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उसने। करो या मरो नारा कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो नारा दिया गया था। निम्न में से कौन सी संख्या 9 एवं 11 से विभाजित होती है? ये है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। कौन संख्या? तो मैं इसका आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। अब चारों में भाग दे के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय की नुकसान होगा। ये दरअसल 2 अलग अलग प्रश्न थे, 9 एवं 11, ये 2 अलग अलग प्रश्न थे। मैंने एक में ही विकल्प दे के बना दिया है। ठीक है, ये विकल्प मैंने खुद से बनाया है, विकल्प तो भेजा नहीं गया था। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इसमें विकल्प उस तरह से बना दिया है। 9 के बारे में आप जान लेंगे, कोई भी संख्या 9 से तभी कटेगी जब उस पूरे संख्याओं का जोड़ जो है वो 9 से अगर भाग उसमें लग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ बताता हूँ। जैसे कि विकल्प में आप देख लीजिए सी नंबर क्या है, जो मैंने बोला, मैंने क्या कहा, ये पूरी संख्या क्या है 324369। अब आप 9 से कटेगा कि नहीं, सब में आप भाग देके देखेंगे, समय की बर्बादी होगी। तो सिर्फ जो है पूरी संख्याओं को जोड़ लीजिए। अगर वो संख्याओं का जोड़ 9 से भाग लग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। ये ट्रिक है 9 से भाग लगने का। तो 3 2 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 9 27। तो 27 9 से भाग कर लगता है, आ जाता है, 3 बार में कटता है। निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, वहीं 11 से जहाँ तक भाग देने वाला प्रश्न आपसे पूछे तो ये 11 उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि आपको पहले सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। मैं आपको उत्तर इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो उत्तर आपका होगा वो है 179212। 179212 जो है इसमें 11 से भाग लग जाएगा। मैंने इसलिए उत्तर बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मैंने क्या किया, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान पे अंकों का योग क्या है, विषम स्थान पे कौन कौन अंक है ये बताइए आप हमको। 1 है, 9 है और फिर 1 है। ठीक है, विषम स्थान पर कौन कौन अंक हैं, 1 9 और 1। ठीक है, मैंने क्या कहा, विषम स्थान पे अंकों का योग प्लस सम स्थान पे अंकों का योग। ठीक है, और दोनों का अंतर अगर 0 हो जाए तो समझिए वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, तो विषम स्थान पे क्या क्या है, 1 9 और 2 है। सम स्थान पर क्या है, 7 2 2, 7 2 2। इसका जोड़ क्या होगा, 11। इसका जोड़ क्या होगा,
इसका जोड़ भी 11 होता है, तो 11 माइनस 11 0। समझ गए? सम स्थान पे संख्याओं का जोड़ घटा और विषम स्थान पे संख्याओं का जोड़, अगर वो 0 हो जाता है तो वो संख्या 11 से भाग लग जाएगी। और एक ट्रिक है, अगर संख्या आपका सीधा इस तरह का दिया हो 5 5 5 5 5 इस तरह से, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जोड़ा में है, ठीक है, यानी सम में है, जैसे 5 5 है या 4 बार 5 है या 6 बार 5 है, कोई भी संख्या अगर जोड़ा में रिपीट हो रहा है बार बार तो वो भी 11 से कटेगा। ये बस ट्रिक है, समझ गए? 5 5 5 रहेगा तो ये नहीं कटेगा, ये जोड़ा में नहीं है, लेकिन एक और 5 जोड़ देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, जोड़ा में रहे कोई भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी 11 से कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ट्रिक बता दूं। 2016 पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीती? तो पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। पैरा ओलंपिक 2016 में कहाँ हुए? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब सिर्फ आपको एक हिंट्स दे देता हूं कि जो भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है, ओलंपिक जहां होता है वहीं पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो आपको हमको कमेंट करके बताना है कि पैरा ओलंपिक 2016 कहाँ हुए। 2016 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते ये भी पूछा गया है। तो 2 पदक ही जीते थे और भारत का स्थान था 67वां। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक हैं? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जहां ट्राइटियम को यह प्रश्न भी पूछा जाता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये प्रश्न कभी बार बार पूछा जाता है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी या कहाँ हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है ये पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार है, सबसे ज्यादा दिल्ली। सहकारी उधार समिति अधिनियम किसके समय में लागू हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में लागू हुआ था सहकारी उधार समिति अधिनियम। ठीक है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति जो है वो फलों से संबंधित है। और बागवानी मिशन भी अगर आपके ऑप्शन में रहे तो आप उसे भी मार सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में फलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए यह सुनहरी क्रांति शुरू की गई थी। बांडीवास का युद्ध पूछा गया है। तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी अंतरिम रूप से पराजित हो गए थे। ठीक है, मोसाई जनजाति के बारे में पूछा गया है, कहाँ किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये अफ्रीका से संबंधित है मोसाई जनजाति। दिल्ली सरकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 2 या 3-4 महीने पहले जो है ये काफ़ी विवाद का विषय बना था। सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार गई थी कि ये 239A, ठीक है, 239A की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि नहीं, दिल्ली में जो है संवैधानिक प्रधान उपराज्यपाल ही होगा, आप मतलब मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रधान नहीं होगा। ठीक है, कार्यकारी प्रधान हो सकता है लेकिन संवैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल की अनुमति के बिना बहुत सारे कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो 239A की व्याख्या की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 संबंधित है पंचायत से। आगे प्रश्न है भाग 1 में क्या वर्णित है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में वर्णित है। घंटा मर्दाला किस राज्य का लोक नृत्य है? घंटा मर्दला तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का लागू हुआ था। वहीं पूछा था भारत ने संविधान को कब अंगीकृत किया? ये प्रश्न कल भी मैंने इसके बारे में व्याख्या की थी। तो इसका उत्तर आप हमको बताएं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो
317 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। एक और प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग नहीं लिया। जिसने भी ये प्रश्न भेजा है हमको उसने ये विकल्प में रखा था, आपके थे लक्ष्मीबाई, हजरत महल और तात्या टोपे, और चौथा विकल्प ही वो देना भूल गए। ठीक है, ये और तो निश्चित रूप से चौथा विकल्प ही आपका उत्तर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बेगम हजरत महल, तात्या टोपी और लक्ष्मीबाई सारे ने तो 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया ही था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि 15 और 16 तारीख के आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए थे। मुझे लगा ये अच्छा है प्रश्न, तो अगर आपको रिपीट भी हो सकता है, आगे की परीक्षाओं में आपको काम भी आ सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, और खास करके जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। बहुत सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे कि सेम टू सेम प्रश्नों के एक एक अक्षर को उठाकर रख दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आप जिनका भी, चूंकि अभी एसएससी जीडी का लंबा श्रृंखला है एग्जामों की, तो आप उस पुराने प्रश्नों को जो भी आरपीएफ में पूछे गए हैं आप जरूर से देख के जाएं। जिन लोगों का भी एग्जाम अभी बाकी है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।